हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12th। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली चैप्टर 1 के रिगार्डिंग में। बेटा चैप्टर 1 में आपने काफी सारी वीडियोस देखी और फाइनली हम आ चुके हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1 पर। बेटा बहुत जरूरी है इन सॉल्यूशंस पार्ट को देखना, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और केजी 1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए, किसी भी प्रकार की, और सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए भी आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे केजी 1 से लेकर 12 तक सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर। नोट्स भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बोर्ड्स लिंक ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं गाइस। चलो फर्दर रिड्यू चलते हैं हम लोग हमारे इंडियन इकोनॉमिक ऑफ द ऑन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 पर। चलिएगा जरा देखते हैं कि हमारे लिए चैप्टर 1 में क्वेश्चंस किस तरह के हैं और कैसे कैसे हमारे लिए क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम इनको सॉल्व करने वाले हैं और कैसे हम हमारे ग्रेटर मार्क्स ला सकते हैं इन सारी चीजों से। चलिएगा जरा देखते हैं, नजर मारते हैं। सबसे पहला, what was the focus of economic policy pursued by colonial government in India? What were the impacts on these policies? सबसे पहले क्या बोला है, what was the focus of economic policy? इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस क्या था जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर? What were the impact of these policies? और ऐसी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या था? क्लियरली पता है हमें कि हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही थी। हमें वेलफेयर तो कर ही नहीं रहे थे वो लोग, हमारा ही भलाई के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। वो चाह रहे हैं कि भैया हम बस अपना भला कर लें, अपना भला कर लें, अपना भला कर लें। वो हम अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट? कॉलोनियल गवर्नमेंट की अगर बात करोगे तो सबसे पहले मेन फोकस आता है, द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया was to make India an export of raw material for the policy. इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना दो रॉ मटेरियल का फॉर द रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्री। रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्री जो कि रैपिडली एक्सपैंड हो रही है उनका, और एंड टू टारगेट इंडिया एज अ मार्केट फॉर फिनिश गुड। पहली बात, इंडिया से मैं चार्ट पहले ही बना चुका हूं, रॉ मटेरियल लेकर जाओ, रॉ मटेरियल लेकर जाओ, ठीक है। ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स जो थे ना, एक काम करते थे, ब्रिटिशर्स इनको मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड वापस सेल करते थे। फिनिश्ड गुड ऐसे गुड्स जो कि रेडी टू यूज गुड्स हो, हमसे ही हमारे रॉ मटेरियल काफी सस्ते में खरीदना और उनको प्रोडक्ट बनाकर हमें इंडिया में बेचना और हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को क्या करना बेटा? एक्सप्लॉइट करना। अब जरा देखना, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हैड अ लॉट ऑफ सरप्लस लेबर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लेबर था भाई साहब। 70% लोग जो हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और 85% लोग जो हैं ऑलरेडी हमारे गांव खेड़े में रह रहे थे, विलेजेस में रह रहे थे। एंड हैड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, काफी कम। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज बैकवर्ड एंड लैक्ड डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो बहुत बैकवर्ड था, कोई भी उसके अंदर कोई ऐसे बड़े लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा था, एंड लैक्ड डाइवर्सिफिकेशन, हम कोई काम कर ही नहीं रहे थे। प्राइमरी सेक्टर में 70% लोग इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में 70% लोग इन्वॉल्व हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, और इन सब चीजों की वजह से लोग अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट कर रहे थे किसानी से, कि भैया कुछ नहीं बिकेगा तो जो उगाएंगे वही खा लेंगे। तो ऐसी मेंटालिटी के साथ जो है काम कर रहे थे सब लोग, ठीक है बेटा। फिर आते हैं पॉइंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर वेरी हाई, जो कि मैंने बोला, गरीबी बहुत ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नीडेड अपग्रेडेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारे देश में कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारे देश में कुछ भी नहीं था, ना बिल्डिंग्स, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई कुछ, बिल्कुल नहीं, बहुत नंबर्स में कम।
फॉरेन ट्रेड वॉज बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के लिए ही बेनिफिशियल था फॉरेन ट्रेड। क्यों सर? इंपोर्ट्स पे वैसे क्या होना चाहिए बेटा? ड्यूटीज लगनी चाहिए जिससे कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बचा रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने फायदे के लिए इंपोर्ट को क्या कर दिया? फ्री ऑफ ड्यूटी। इंपोर्ट को क्या कर दिया बेटा? फ्री ऑफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट्स को इन्हें कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया। और एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो बेटा हमारे एक्सपोर्ट्स को इनने ड्यूटी लगा दी, टैक्सेस लगा दिए, ड्यूटी या टैक्सेस लगा दिए। वो इन्होंने चार्ज कर दिया हाई कि हमारे देश का कोई भी इंसान बाहर प्रोडक्ट ना बेच सके, इसीलिए। और ऊपर से अगर एक्सपोर्ट की भी बात करोगे तो भी गिन के दो तीन कंट्री को बेच सकते हो सामान, बाकी किसी को अलाउड ही नहीं है। आप सिर्फ ब्रिटेन में बेच सकते हो सामान, इराक में बेच सकते हो, श्रीलंका में बेच सकते हो। ऐसे 2-3 कंट्री थे जिसमें 50 से भी ज्यादा % का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो वहीं पे ही हो रहा है, तो वहां पे ही कर सकते हो बस। तो भैया इतना बेवकूफ बनाया गया और इतना पैसा लूटा गया कि आप पूरा वो देश दे सकते हो। आज कितने ज्यादा मतलब हर चीज डेवलप्ड है, हर चीज इतनी अच्छी दिखती है, वो सब हमारा लूटा हुआ पैसा ही है भैया। और ऐसे और देश जहां पे कॉलोनीज बनाई हुई थी ब्रिटेन ने। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स, ऐसे नोटेबल इकोनॉमिस्ट की बात करें हु एस्टिमेटेड, जिन्होंने एस्टिमेट किया है इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के अंदर उन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात करी, एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम। ऐसे कौन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात करी थी? बेटा ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था, लेकिन अगर ना याद हो तो मैं इसको अभी भी समझा दूंगा। बेटा द पर्सन बिहाइंड दिस वाज आपके VKRV राव और दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, VKRV राव, विलियम डिग्बाय एंड RC देसाई estimated India's per capita income during the from colonial period। colonial period में ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले थे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इनकी तरफ से कोई मेजर नहीं देखा गया कि आप नेशनल इनकम निकाल के बताओ, क्या पर कैपिटा इनकम निकाल के बताओ, कोई मेजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एफर्ट नहीं। लेकिन अगर बात करें हम लोग कॉलोनियल पीरियड के टाइम की, तो हमारे जो लोग हैं, दादा भाई नारोजी हैं, विलियम डिग्बाय है, VKRV राव है। VKRV राव वाज अ इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे। एंड RC देसाई, ये सब लोग ने क्या किया बेटा? सब लोगों ने पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश करी थी इंडिया की पहली बार, और उसके साथ साथ हमारे नेशनल इनकम भी निकालने की कोशिश करी थी VKRV राव साहब ने। ठीक है, तो बेटा ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड के अंदर व्हाट वर द मेन कॉजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर के स्टैग्नेंट होने के पीछे का रीजन क्या था जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तब के टाइम? बेटा सबसे पहले ब्रिटिशर्स के रहने की वजह से अगर मैं एक बात बोलूं कि इंडिया के एग्रीकल्चर को क्यों स्टैग्नेशन प्रोसेस का मतलब देखना पड़ा, स्टैग्नेशन पीरियड, क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटिंग पार्ट था इंडिया के एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जमींदारी सिस्टम क्या था? अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। जमींदार क्या थे? परमानेंट ओनर थे लैंड के। फॉर देयर ओनरशिप राइट्स, उनकी ओनरशिप राइट्स के लिए, फॉर देयर ओनरशिप राइट्स दे वर रिक्वायर्ड टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट। उनको रिक्वायर्ड था कुछ फिक्स जो अमाउंट है वो सरकार को देना है, गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू। लैंड का रेवेन्यू उनको सरकार को देना है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। एंड दे वर गिवन फुल फ्रीडम टू चार्ज एनी रेवेन्यू दे वांटेड फ्रॉम द टिलर्स। टिलर्स मतलब जो लोग किसान काम करते हैं खेत पे,
जो किसान लोग खेत पर काम कर रहे होंगे उनसे जितना पैसा वसूलवाना है वसूलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है वो। द जमींदार्स हैड लैविश एंड extravagant lifestyles and they mercilessly exploited the poor tillers and nothing from the upliftment। क्या बोला? जमींदार क्या करते थे बेटा, जरा देखना है सिस्टम क्या होता था कि मान लीजिए पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं वहां पे, ब्रिटिशर्स ने बोला तुम जमींदार लोग जो है ना, जमींदार जो होते हैं ना, जमींदारी से जमींदार जो होते हैं, जमींदार जो होते हैं बेटा ऐसे लोग जो कि परमानेंट ओनर कंसिडर करे गए हैं किसी जमीन के, उन्हें जमींदार लोग कहते हैं, हाँ या ना। तो जमींदारी सिस्टम का मतलब था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि जमींदार जो परमानेंट लैंड ओनर्स हैं उनको बोला कि भैया तुम जो है टेलर्स, मतलब जो किसान काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं आपके यहाँ पे, जो किसान काम कर रहे हैं आपके इस लैंड में, जो इस पीस ऑफ लैंड में किसानी कर रहे हैं, ये पीस ऑफ लैंड है, ये जमीन है, जिनके ओनर कौन है, ये ओनर ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पे जो भी पैसा बन रहा है, इस पे जो भी पैसा बन रहा है, जो भी पैसा बन रहा होगा उसमें से कुछ देना है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है, और बाकी जितना ये चाहे उतना पैसा इन लोगों से ये चार्ज कर सकता है, जितना पैसा चाहे उतना ये पैसा चार्ज कर सकता है इस जमीन से इन लोगों के ऊपर। इनको पूरा पूरा एक्सप्लॉइट किया जाता था। क्या किया जाता था बेटा, इनको पूरा एक्सप्लॉइट किया जाता था। क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, हर सेंसस में एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये हमारा जमींदार सिस्टम था जिसने हमारे एग्रीकल्चर को एक स्टैग्नेंट सी अप्रोच दी कि स्टैग्नेंट है और मतलब आगे ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट, लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज की कमी होना, एज द टिलर्स had to pay huge amount of rent referred to as लगान, जिसको लगान भी बोला जाता था, जिसको ऐसा लगान भी बोला जाता था। they were not left with any surplus to be able to provide for resources needed in agriculture in the form of fertilizers or providing for irrigation facilities. This further lowered the agriculture productivity। क्या बोल रहे हैं, as the टिलर्स के अनुसार had to pay huge amount of rent, टिलर्स को बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता था। referred to as लगान के नाम से जाना जाता था। they were not left with any surplus, उनको कोई सरप्लस नहीं दिया जाता था। to be able to provide, कि उनको कोई सरप्लस नहीं दिया जा रहा है। for resources के लिए, needed in agriculture in the form of fertilizer और providing for irrigation facility। बेटा किसान को भी तो रोज की मर्रा में पैसे की जरूरत होगी ना, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, किसानी करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, खाद लेके आओगे, कीड़े मकोड़े ना लग जाए, फसल ना खराब हो जाए, कुछ तो मेजर लोगे ना। खुद के पास पैसा ही नहीं बच रहा है तो कहां से करेंगे, और अगर पैसा नहीं कमाया तो भी पैसा लौटाना है, कर्जा हो जाएगा उनके ऊपर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स फार्मर्स वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। खाने की अनाज की जगह पे लोग ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कि पैसा दे, क्योंकि कैश क्रॉप्स कौन दे रहा है भैया, किसको जरूरत है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जरूरत है। ब्रिटिशर्स को खाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो उनको मिल ही रहा है, उनको चाहिए कि जिससे पैसा मिल सके। तो उन्होंने पूरे देश को ही भूखा मार दिया, कुछ उगाने ही नहीं दिया। दिस फर्दर कंपाउंडेड द फ्लाइट ऑफ टिलर्स। अर्लियर दे वर ग्रोइंग क्रॉप्स टू मीट देयर फैमिली नीड्स को मीट, मतलब घर बार चलाने के लिए जो पैसा मिल रहा था उसके लिए काम कर रहे थे। बट अब वो क्या काम कर रहे हैं, अब मार्केट में खरीदने बेचने के लिए काम कर रहे थे। दिस लीड टू इंक्रीज इन indebtedness and then constantly borrowing from the money lenders and landlords at very high interest, producing indigo as a good example of the same। कि इंडिगो जैसी चीज जो है ना उस पर ज्यादा मिलता था पैसा गेहूं चावल से, तो लोगों से क्या, मनी लेंडर से पैसा ज्यादा लेके, ओनर से ज्यादा मतलब जमींदार लोगों से पैसा ज्यादा लेके ब्याज पे उठाते थे पैसा, और
ट्राई करते थे कि इंडिगो वगैरह खरीद के बेच सके जिसमें पैसा ज्यादा मिलता है, और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था इनका, तो इन सब चीजों से भी इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशंस इन आर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसी कंट्रीज के बारे में बताइए। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में बताइए विच वर इन ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर थी इन आर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। बताइए विच टाइप ऑफ कंट्रीज वर देयर, बताइए बेटा। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास बेटा कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज वर इन ऑपरेशन इन आर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास कॉटन, जूट, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री, ये सब ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज थी। लेकिन एक नुकसान यह हुआ हमें कि जब बांग्लादेश अलग हुआ देश से, तो वो हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया लेके चला गया काफी ज्यादा, जिससे हमारे जूट की टेक्सटाइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कैसे सर? क्योंकि जूट बेटा जब उगेगा ही नहीं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करेगी, समझ आया? तो उस वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे यूज कर मतलब चला रहे थे। What was the twofold motive between the systematic deindustrialization effected by the Britishers in pre-independent India? बेटा dual motive, twofold motive वाले सिस्टम क्या था? देखो, मेकिंग इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरा पॉइंट मेकिंग इंडिया अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड। ये वही बात बोली गई है, इंडिया से रॉ मटेरियल लो और उन्हीं रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड तैयार करो, जो कि आप बाद में जाके यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? यही भैया हमारे यहां पे एक सबसे बड़ी दिक्कत फेस करी गई। क्या फेस करी गई? दिक्कत फेस करी गई। इंडिया से रॉ मटेरियल्स खरीदो, ब्रिटिशर्स को बोला, और उसके बाद फिनिश्ड गुड जो है इंडिया में आके वापस बेचो। हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मेकिंग इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू मेक इंडिया अ मेयर सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स टू फीड इट्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। बेटा ब्रिटिशर्स की बहुत बढ़ रही थी इंडस्ट्रीज, यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे ब्रिटेन में जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है। रॉ मटेरियल भैया इंडिया से आ रहा है, सस्ते दामों पे लगान वसूल रहे हो, यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हो इंडियंस को, और वहां पे भैया इंडस्ट्रीज बन रही है क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ते में लेके आ रहे हैं हम इंडिया से। एक्सपोर्ट्स पे फ्रीडम है, इंपोर्ट में फ्रीडम है, एक्सपोर्ट्स में भैया ड्यूटी नहीं लग रही है, और एक्सपोर्ट्स में जो सामान इनको चाहिए उस पर ड्यूटी नहीं लग रही है। ऐसा भी होता था। मेकिंग इंडिया अ मार्केट फॉर फिनिश गुड का मार्केट बना के रखा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हमारे यहां सफर करवाया। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डी इंडस्ट्रियलाइजिंग कि इंडियन इकोनॉमी वाज टू यूज India as a large and growing market to sell the finished goods produced by the British industries so that their industries never face a demand shortage and could keep on flourishing। बेटा सिंपल सी बात है, उनका फायदा होता रहे, ये ब्रिटिशर्स का फायदा होता रहे, बस तब तक के लिए काम करना है। इंडियंस का फायदा नहीं बेटा। कुछ जो बातें इंडियंस के लिए अच्छी करी गई हैं कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे लिए रेलवे छोड़ के गए, तो वो हमारे लिए छोड़ के नहीं गए, अपने फायदे के लिए बनाई थी, जिसके वजह से हमें भी फायदा मिल पा रहा है आज। किया तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए था। ठीक है, तो ऐसी बातें भी यहां पे बोली गई हैं। चलिए जी, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। डू यू अग्री विद द व्यू? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ब्रिटिश रूल में बहुत सफर करा। क्यों? हमसे सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदते थे, उसको मशीन से, फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब मान लो कॉटन है,
कॉटन इंडिया से जा रहा है ना, इंडिया में कॉटन है, इंडिया में कॉटन है, ठीक है, इंडिया में कॉटन है, ठीक है। ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं इसको, मान लो इससे कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं। कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है ना, कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं, कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं इससे, ठीक है। और कपड़ा फिनिश गुड लाके कहां बेच रहे हैं, यहां बेच रहे हैं। ये कहां से बना रहे हैं, मशीन से बना रहे हैं। मशीन से चीजें क्या बन रही हैं बेटा, मशीन से लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली नहीं बोलूंगा, चीप बोलूंगा, चीप रेट्स पे मशीन पे कपड़े बन रहे हैं। कंसिस्टेंसी अच्छी, क्योंकि मशीन जो बना रही है वो एक जैसा ही बनाएगी हर बार। और दूसरी चीज यहां पे इंपोर्ट फ्री है, तो यहां पे मेहनत करके आदमी हाथ से कपड़ा बनाए तो 500 रुपए का मांगता है और ये 300 रुपए में बेच रहे हैं। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, एक कंज्यूमर जाएगा वो देखेगा क्या, ये प्रोडक्ट 300 का, ये तो 500 का है। वही थोड़ी देखेगा कि ये हाथ से बन रहा है और दूसरा वाला मशीन से बनाया जा रहा है। वो तो देखेगा सस्ता है खरीद लो, सस्ता है खरीद लो। तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को काफी ज्यादा सफर हुआ, ठीक है, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को काफी ज्यादा सफर हुआ। तो ये बात जरा देखिएगा। यस, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी। बट द ब्रिटिश मिस रूल इन इंडिया लेड टू डिक्लाइन इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. The Britishers adopted the following policy to systematically destroy Indian handicraft. Indian handicraft को destroy किया discriminatory tariff policy of the state से। क्या था ये सर, कि भैया Britishers followed a discriminatory policy by allowing tariff free exports of raw material. raw material जब भी देश के बाहर जाएंगे, इंडिया के बाहर, तो उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, from India to provide for the requirement of their industries in Britain and tariff free import. और सामान जो है वो भी फ्री आएगा, फ्री आएगा, मतलब फ्री में मतलब बिना किसी ड्यूटी के जो है इंपोर्ट किया जा रहा है पैसा मतलब रॉ मटेरियल, और वापस जो है आपका जो है पैसा सॉरी फिनिश्ड गुड आ रहा है फ्री में। To promote British goods in India, but placed a heavy duty on the export handicraft products. So Indian handicraft products started losing their foreign as well as domestic markets. क्या होने लगा बेटा इससे हम जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया ने अपना फॉरेन मार्केट मतलब बाहर किसी को नहीं बेच सकता और देश के अंदर में भी किसी को नहीं बेच पा रहा था इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे और पैसे ज्यादा लगेंगे तो भैया वो कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे। कंपैरेटिव एनालिसिस होगा तो एक प्रोडक्ट महंगा एक प्रोडक्ट सस्ता, तो सस्ता वाला खरीदा जाएगा, है ना, और प्रोडक्ट दोनों सेम है। कॉम्पिटिशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब यार यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बन रहा है हाथ से और एक ब्रिटिश में जाके इंडस्ट्री में बन रहा है मशीनों से। मशीनों से कैसे कंपेयर करोगे यार, वो तो सेम की सेम चीज बनाएगा बार बार, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है वो पहली बात तो चीप थे, काफी चीप थे और क्वालिटी उनकी ज्यादा अच्छी थी देन दी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। दिस कंपटीशन फोर्स्ड मेनी हैंडीक्राफ्ट मैन टू शट डाउन देयर बिजनेस। उससे क्या हुआ, इनका बिजनेस जो है काफी शट डाउन हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया का रेलवे में इंट्रोडक्शन। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया टू एक्सपैंड द मार्केट ऑफ लो प्राइस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। काफी लो प्राइस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड करी। Consequently, the demand of high-priced handicraft products, demand for high-priced handicraft products started to fall, thus leading to downfall of Indian handicraft. क्या हुआ, रेलवे प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो भाई रेलवे इंडिया की बात करें, जब इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, to expand the market of its low-priced industrial product. Consequently, the demand of high-priced handicraft products started to fall, thus leading to downfall of handicraft industry. फिर देखो disappearing of princely courts. Prior to the British rule, Rajas, Nawabs and Shahenshahs ruled the different part of the country and they were great पेट्रॉन्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। बेटा उन लोगों को तो काफी ज्यादा शौक था इन सब चीजों का, बट एज द ब्रिटिश राज स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स, दीज
princely courts declined and so did the patronage. This ultimately led to decline in the handicraft. बेटा जो शौक था पहले के लोगों का, राजाओं का, कि वो हैंडीक्राफ्ट चीजों को काफी पसंद करते थे, ब्रिटिश राज ने उस चीज को हटा दिया, उस चीज को हटा दिया। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, नया पैटर्न ऑफ डिमांड कहता है एज द ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस्ड in India, a new class emerged, which was keen to follow the British lifestyle. एक नई चीज उत्पन्न हुई, राज्य घराने से लोग क्या शिफ्ट हो गए, ब्रिटिश रूल, मतलब थोड़ा सा क्लास की तरफ शिफ्ट हो गए। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश गुड्स। और इससे क्या हुआ, इस वजह से लोगों की डिमांड भी ब्रिटिश गुड्स के लिए बढ़ गई। वो भी कोट पैट पहनेंगे तो हम भी पहनेंगे भाई साहब, है ना, ऐसी सब चीजें। What objectives did the British intend to achieve through their policy of infrastructure development in India? क्या objectives? What objectives did the British intend? कौन से objectives जो हैं ब्रिटिश ने इंटेंड किए थे टू अचीव थ्रू देयर पॉलिसीज, पॉलिसीज के थ्रू अचीव करना ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? सबसे पहले अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटरवेज, पोस्टेज, टेलीग्राफ development, but objective behind the development of industries was not to provide basic amenities to the people but cater the colonial interest. Basically जो भी डेवलपमेंट हो रहा था सिर्फ उनकी मर्जी के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हो रहा था, हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा था। The objective of the Britishers behind the development of infrastructure were roads were developed for the purpose of mobilizing armies and transporting raw materials to the nearest railway station or port. कि भैया अपनी आर्मी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे थे, आर्मी ढंग से मूव कर पाए, हर जगह जा पाए, तो उस चीज के लिए ये लोगों ने क्या किया बेटा, ये लोगों ने मतलब इन्वेस्ट किया डेवलपमेंट के अंदर। रेलवेज वॉज डेवलप्ड टू एनकरेज कमर्शलाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे वॉज डेवलप्ड, रेलवेज इसलिए बनाया गया कि देश भर में हम जो है एग्रीकल्चर को बेच सकें, है ना, एग्रीकल्चर जैसी चीजों को बेच सकें, या एग्रीकल्चर इस पर्पज से करें कि जो भी सामान बने वो बेचा जा सके हर जगह पे। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ वर इंट्रोड्यूस्ड टू एनेबल देम टू कंट्रोल लार्ज सब कॉन्टिनेंट। और पोस्टेज और टेलीग्राफ जैसी चीज हुई जो कि इंट्रोड्यूस करी गई कि भैया दूर दूर तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये चीजें डेवलप करी गई। समझ आया बेटा, चलिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी pursued by the British colonial administration. Critically appraise some of the shortfalls of industrial policy. The industrial policy pursued by the Britishers under the colonial administration aimed at promoting the modern industries in Britain. Britain में modern industries को promote करना है। Decay of handicraft industry, traditional and important handicraft industry of India in the absence of patronage and incentives started to decline. क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा। मतलब क्यों होने लगा, क्योंकि वो लोग क्लास की तरफ शिफ्ट होने लग गए। द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नॉट ओनली क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग बेटा हैंडीक्राफ्टेड पे जो है डिपेंडेंट थे, उसी से उनका घर बार चल रहा था। अब वो नहीं बिकेगी, उसकी डिमांड नहीं होगी, तो क्या होगा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ या ना। But also resulted in spur of demand in the Indian consumer market, which was now deprived of supply of local made goods. हुआ ये कि भैया खुद के बनाए हुए चीजें की ही कमी पड़ गई देश के अंदर। This demand was met through goods produced in British industry. और जब वो कमी पूरी करने की बारी आई तो कौन कर रहा है, ब्रिटेन पूरी कर रहा है, क्योंकि हमसे रॉ मटेरियल लेके जाता था और हमसे ही सामान उधर सामान बना के हमको ही बेचता था। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बेटा बहुत लिमिटेड ग्रोथ थी पब्लिक सेक्टर की। ओनली दोज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज व्हिच फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स वर डेवलप्ड सच एज रेलवेज, पोस्टेज, टेलीग्राफ एटसेट्रा। यही सारी चीजें जो हैं पब्लिक सेक्टर को ग्रो कर रही थी, पब्लिक सेक्टर को बहुत लिमिटेड ग्रोथ दे रही थी। एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड के नाम पे कुछ है ही नहीं, ना कोई मशीन, ना कोई इंडस्ट्री या कुछ नहीं। द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री वर नॉट
supported by the capital goods industry. There was also a decline on the basic and heavy industry. Heavy industry और basic industry में भी काफी decline देखा गया. Bleak growth of modern industry. Bleak growth in modern industry मतलब क्या? As no initiatives was taken by the British government to industrialize the Indian economy, modern industries witnessed a negligent growth rate. Also, some entrepreneurs opened iron and steel industry, sugar, cement and paper mills. बेटा सिंपल सी बात है कि इनके तरफ से तो कोई इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन इंडियंस ने बाद में कुछ इंडस्ट्रीज को सेट किया जिसके की मतलब ग्रोथ रेट था मतलब बहुत ना के बराबर ग्रोथ रेट था क्योंकि कुछ इंडस्ट्री जो एंटरप्रेन्योर्स कर रहे थे वो थे आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट और पेपर मिल्स. यही कुछ काम कर रहे थे लोग. ठीक है बेटा, चलिएगा. तो हम बेटा यही अपनी सारी वीडियो थी. क्या आपको क्लियर है? यस और नो? आई होप कि बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई हो. ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास सारी की सारी वीडियोस KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स से. तो आप चाहो तो KG1 CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, CBSE के लिए हिंदी मीडियम का अलग चैनल भी है, उसके जाके भी आप वीडियोस देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, डजंट मैटर, किसी भी बोर्ड से हो आप आकर निःशुल्क वीडियो देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर भी. बेटा फोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, आप बिल्कुल वीडियोस देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, ई नोट्स और ई बुक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को जाके प्रेस करके आप 95+% या 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं. पहले भी आए हैं, इस बार भी आए थे, आगे भी आएंगे, आप ही लोग लेके आओगे. ठीक है. एंड इफ यू वांट, यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. दोज आर YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram पर भी. I hope you guys like the video. Thank you so much.